फ्रेंड्स, आज हम रेस्पिरेशन के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप डिस्कस करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। याद रहे कि इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी कहा जाता है और इसी प्रोसेस के अंदर हम कीमियोस्मोसिस के फिनोमेना को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। इस टॉपिक के अंदर हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि हमें NADH2 हासिल होता है। पायरूवेट के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन में NADH2 हमें हासिल होता है। इसी तरह से क्रेब्स साइकिल के राउंड से भी हमें NADH2 और FADH2 के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एनर्जी कैरियर्स हैं, इनके पास एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी रेडी फॉर यूज़ यानी करेंसी मॉलिक्यूल की सूरत में नहीं। ये मॉलिक्यूल्स फर्स्ट कन्वर्ट होंगे करेंसी मॉलिक्यूल यानी ATP के अंदर, यानी ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये ATP के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो हमें इनके कन्वर्जेशन का जो फिनोमेना है उसको अंडरस्टैंड करना है, वो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, ये स्ट्रक्चर है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के ऑर्गेनल की। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्रिस्टई, अंदर वाली जो इनर मेम्ब्रेन है। और इस क्रिस्टई मेम्ब्रेन को टीथ लाइक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसका जो ये अंदर वाला हिस्सा है, इस हिस्से को हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स, जबकि क्रिस्टई मेम्ब्रेन का जो आउटर पार्ट है और इस आउटर मेम्ब्रेन का जो इनर पार्ट है, ये हिस्सा, इस हिस्से को हम पढ़ते हैं, ये जो हिस्सा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 एरियाज हैं। जो इनर एरिया है जो क्रिस्टई मेम्ब्रेन के इनसाइड आती है, उस एरिया को हम बोलेंगे मैट्रिक्स, और उसके अराउंड जो एरिया है उस एरिया को हम पढ़ेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, उसका कंसर्न क्रिस्टई मेम्ब्रेन से ज़्यादा है, इसीलिए इस मेम्ब्रेन को हाईलाइट किया गया है। अब ये जो क्रेब्स साइकिल का फिनोमेना है, ये सारा यानी क्रेब्स साइकिल सारी इस जगह पे अंदर होती है, और ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में होता है। ये ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट, ये बाहर से अंदर आते वक्त यानी इसका कुछ हिस्सा बाहर और उसकी NADH2 की ऑक्सीडेशन इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो अब हम जो है इस क्रिस्टई मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पढ़ेंगे। फर्ज करेंगे इसका ये पार्ट जो है, इस पार्ट को हम बड़ा करके बनाएं, जूम करके बनाएं। तो इसकी स्ट्रक्चर पहले हम देखेंगे, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोसेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये हिस्सा मैं इस तरफ बाहर बड़ा करके बना रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हिस्सा समझें कि मेम्ब्रेन के अंदर ये हिस्सा ऐसे होता है। इस मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उन सब की मेम्ब्रेन्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के जैसी होती हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड और इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, अंदर की सारी मेम्ब्रेन उस जैसी ही होती हैं। यानी इसका जो है ऊपर और नीचे दोनों लेयर फास्फोलिपिड के बने हुए हैं, और इसके सेंटर में प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। हम उस स्ट्रक्चर को यानी जिसको सेल मेम्ब्रेन में पढ़ के आए हैं वो नहीं पढ़ेंगे, जस्ट हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जिसके अंदर एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल यानी ATP में कैसे कन्वर्ट होते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जाम्पल से। यानी स्मॉल पीस हमने उठाया है, इसके अंदर ये कैसे होता है प्रोसेस। तो इस जगह पे इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन के बड़े बड़े जो है मॉलिक्यूल्स पड़े हुए होते हैं इस तरह से। ये जो मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन में अंदर होते हैं
उन प्रोटीन के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो डिफरेंट होते हैं, इसके लिए हम इस जगह पे लिखते हैं ये कॉम्प्लेक्स 1 है। इसी तरह से इसके साथ साथ कुछ छोटे कुछ बड़े कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ये भी प्रोटीन का बना हुआ है, इसको हम लिखते हैं ये कॉम्प्लेक्स 2 है। यानी असल में प्रोटीनेशियस है सब्सटेंसेस, लेकिन एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिफरेंट है। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 है और ये कॉम्प्लेक्स 2 है। इसी तरह से ये भी जो है कॉम्प्लेक्स है, इस तरह से इसको हम नाम देते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स 3 है। ये शेप में एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, हम अज्यूम करें कि इनकी शेप इस तरह से होगी। इसी तरह से इस जगह पे जो है एक और कॉम्प्लेक्स है, जिस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स 4 है। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं और इनके साथ साथ एक और भी स्ट्रक्चर इस जगह पे टेक पार्ट करेगी इस फिनोमेना के अंदर। उस स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर इस तरह से होती है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एटीपेस कॉम्प्लेक्स। यानी ये जो हमने पढ़े हैं ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं। इस जगह पे मैं लिखता हूं पी कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, ये क्या है? ये है एटीपेस। एटीपेस कॉम्प्लेक्स। अब ये है इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर अब क्या होता है कि जब मैट्रिक्स की एरिया के अंदर वाला जो फ्लूइड पार्ट है, इस फ्लूइड पार्ट में NADH2 और FADH2 अराइव करते हैं या क्रेब्स साइकिल से यील्ड होते हैं, तो ये अंदर से इस जगह पे आ जाते हैं। यानी फर्स्ट जो है ये जो पार्ट है NADH2 का जो मॉलिक्यूल है ये इस जगह पे पहुंचा है। अब ये मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज होगा, इससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स रिलीज होंगे। जैसे NADH2 का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो ये सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 में जो है इसके इलेक्ट्रॉन सेंटर होते हैं, यानी इसका इलेक्ट्रॉन का पेयर इस जगह पे आ जाता है इस तरह से, और इसका प्रोटॉन यानी इसकी जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव फॉर्म में इससे सेपरेट हो जाती है। याद रहे कि इसके पास एनर्जी थी। जैसे ही ये मॉलिक्यूल इस कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन देगा तो वो एनर्जाइज हो जाएगा। तो जैसे वो एनर्जाइज हो जाएगा, तो एनर्जाइज होने से ये जो हाइड्रोजन के आयन्स हैं इस जगह पे, जिनको हम कहते हैं कि प्रोटॉन्स, ये काफ़ी सारे इस जगह पे मौजूद होते हैं। यानी मैट्रिक्स की एरिया के अंदर इन हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स को ये इस जगह से ऊपर की तरफ पंप करना शुरू करता है। तो हाइड्रोजन्स के जो प्रोटॉन्स हैं ऊपर की तरफ पंप करना शुरू कर देता है इस तरह से। यानी ये जो मैट्रिक्स के एरिया में थे अब ये ऊपर आने लगे हैं। ऊपर कौन सी एरिया है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यानी ये सराउंडिंग में आ जाते हैं, अंदर से निकलकर मैट्रिक्स से बाहर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आ जाते हैं। तो इस एरिया में अब ये स्टोर हो रहे हैं। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे आगे निकलकर इस जगह पे चला जाता है। इस जगह पे जो मॉलिक्यूल मौजूद होता है उस मॉलिक्यूल को हम लिखते हैं CoQ। ये एक सब्सटेंस है, ये भी प्रोटीनेशियस है। CoQ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को जो है चेन में डालता है। हम पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इस इलेक्ट्रॉन को अब इस चेन में लेके जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह दूसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर करेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस CoQ स्टार्ट करवा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये पंपिंग करवा के उसके बाद CoQ में चला गया। इस तरह से ये CoQ के आगे फिर कॉम्प्लेक्स 3 में इन इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा। इस जगह पे हम ये पढ़ते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आए, अब ये कॉम्प्लेक्स 3 में पहुंचेंगे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कॉम्प्लेक्स 3 में पहुंचेगा, उसके बाद ये आगे जाता है
लेकिन इस जगह पे हम पढ़ते हैं कि NaDH2 जो था, ये NaDH2 अपना हाइड्रोजन देने के बाद Na+ हो गया, यानी ये अब ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। ये वापस जाके जो साइकिल है उसके अंदर टेक पार्ट करेगा कि उस जगह पे इसको अगेन रिड्यूस होना है। तो ये एक रॉ मटेरियल है, पहले ये रिड्यूस फॉर्म में था, इसको एनर्जी थी, इसने एनर्जी अपनी यूटिलाइज करके फिर वापस साइकिल में यूज़ होने के लिए चला जाएगा, यानी मैट्रिक्स के अंदर ही होगा, वहाँ पे साइक्लिक टेक पार्ट करेगा। इस जगह पे हम ये पढ़ते हैं कि इस जगह पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर, तो इस जगह पे अगेन हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। इस जगह से अगेन ये पंपिंग करते हैं ऊपर की तरफ, यानी हाइड्रोजन इस जगह पे बहुत सारे स्टोर हो जाते हैं इनकी पंपिंग से। उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है, उस 3 कॉम्प्लेक्स और 4 कॉम्प्लेक्स के बिटवीन, यानी इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन मोबाइल ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जो असल में होते हैं साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम में सबसे पहले जो साइटोक्रोम इस चेन में मौजूद होता है वो होता है साइटोक्रोम बी, उसके बाद साइटोक्रोम सी, उसके बाद साइटोक्रोम ए और उसके बाद साइटोक्रोम A3। ये साइटोक्रोम का एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस में साइटोक्रोम्स जो हैं इस जगह से इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल ट्रांसपोर्ट करा के कॉम्प्लेक्स 4 में लेके जाते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं अगेन इस जगह से हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन्स पड़े हुए होते हैं इस जगह पे, इनको ऊपर की तरफ पंप करते हैं, यानी अगेन हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन्स उसके एनर्जी इलेक्ट्रॉन वाली से ऊपर की तरफ पंप हो रहे हैं। तो अब ये जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है ये हाइड्रोजन के प्रोटॉन से पूरा फुल हो जाता है, यानी इस जगह पे इसका जो ग्रेडियंट है, ये इसका ग्रेडियंट हाई हो जाता है। तो ग्रेडियंट इसका बिल्कुल हाई हो जाता है और जो अंदर वाली एरिया है, जिस एरिया को मैट्रिक्स कहते हैं, तो इसका जो ग्रेडियंट है ये लो हो जाता है, यानी इसके अंदर से सारे हाइड्रोजन्स निकलकर इसके सराउंडिंग में आ जाते हैं। तो सराउंडिंग एरिया में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूटिलाइज होने से ग्रेडियंट पूरा फुल हो गया है, ग्रेडियंट हाई हो गया है, और जबकि अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर ग्रेडियंट लो हो गया है। तो ये तो हमने पढ़ा सिर्फ NaDH2 के लिए। हम कहते हैं कि NaDH2 से 3 ATPs बनते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इस जगह पे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे जैसे जो है इसको एनर्जाइज करते हैं, तो 2 हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स पंप हुए इस जगह पे, ये नंबर 1 स्टेप, ये 2 और ये 3, यानी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि इससे 3 ATPs बनते हैं। जबकि ये जो है कॉम्प्लेक्स 2, हमने इसको नहीं पढ़ा। इसके अंदर क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल था FADH2, ये जो मॉलिक्यूल है ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करता, FADH2 के जो है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स 2 से स्टार्ट होता है। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स 2 में अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर भेजेगा, यानी इस जगह पे इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर भेजा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे फिर Co-Q में चले जाते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो इनसे ऑक्सीडाइज होती है, यानी FADH2 FAD+ में ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन इसके हाइड्रोजन जो होते हैं, यानी इसके प्रोटॉन्स जो होते हैं, वो इस जगह से पंप नहीं हो सकते, वो इस जगह पे रह जाते हैं। ये आगे जाकर अपनी एनर्जी जो है Co-Q के मदद से इन इलेक्ट्रॉन के साथ मिला लेता है, यानी ये इनके साथ जो हो जाता है, फिर इनकी कलेक्टिव एनर्जी जो होती है
उस कलेक्टिव फॉर्म में हाइड्रोजन के आयंस जो है पंप हो जाते हैं, यानी अगेन जो है इस तरह से फिर एनर्जाइज हो जाते हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा आयंस मैट्रिक्स की एरिया से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन इनके साथ साथ पेयर में जाता है, तो ये भी मोर हाइड्रोजन के जो है प्रोटॉन्स पंप होंगे मैट्रिक्स की एरिया से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो ये इस तरह से फिर इनकी पंपिंग जो है वो आगे जो है फ्लो में आ जाती है और ज़्यादा जो है प्रोटॉन्स वो पंप हो जाते हैं। तो FADH2 के लिए हम कहते हैं कि इसके पास जो एनर्जी का पोटेंशियल है वो 2 ATPs बना सकता है। वो इसीलिए क्योंकि इस जगह से तो ये खुद कर नहीं पाया, बाकी इसके 2 जो है कॉम्प्लेक्स रहते हैं, सो उनसे 2 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन ये पंप कर सकता है, जिनसे आगे ATPs बनने हैं। नाउ ये जो प्रोसेस हुआ पूरा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एट द एंड जब ये कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इस जगह से ये कॉम्प्लेक्स 4 जो है अब उन इलेक्ट्रॉन्स को नीचे भेज देगा, अगेन किस एरिया के अंदर, मैट्रिक्स एरिया के अंदर। तो मैट्रिक्स एरिया के अंदर इस जगह पे जो है ऑक्सीजन पहुंची होगी पहले। ये ऑक्सीजन वो है जो रेस्पिरेशन में हम यूज़ करते हैं या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। तो हमने स्टार्ट से पढ़ा है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वो ऑक्सीजन है जो अब फाइनल स्टेप में यूज़ हो रही है। तो ऑक्सीजन जैसे बाहर से आती है तो वो मैट्रिक्स एरिया में पहुंचती है, और मैट्रिक्स एरिया में अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ये इन हाइड्रोजन के जो इस जगह पे मैट्रिक्स के एरिया में जो हाइड्रोजन बचे हुए हैं उनको जो है इसके साथ रिड्यूस कराएगा। तो ये एक हाइड्रोजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगी, और एक ऑक्सीजन से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बनेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन इसको फाइनली मिलेंगे, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इस ऑक्सीजन को मिलेगा, और ये ऑक्सीजन जो है उससे ये वाटर बनेगा, और इस वाटर को हम लिखते हैं कि ये मेटाबॉलिक वाटर है। यानी ये मेटाबॉलिक वाटर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स एरिया के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन बनता है, जिसको फाइनली इलेक्ट्रॉन चेन से इलेक्ट्रॉन्स रिसीव होते हैं। अब हमें जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसको समझना है वो है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन या केमियोस्मोसिस, उसको समझते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस हुआ। अब क्या होगा, जैसे ही इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ये हाइड्रोजन के ज़्यादा ग्रेडियंट हाई हो गया, तो अब इस जगह पे एटीपेस कॉम्प्लेक्स मौजूद है। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि ये एक जगह का चैनल है जिस जगह से अंदर आने की जगह, यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से बाकी किसी भी जगह पे ऐसी लोकेशन नहीं है जहाँ पे ये जो प्रोटॉन्स हैं वो मैट्रिक्स एरिया में आ सके, लेकिन ये वो जगह है जिससे वो इनसाइड यानी मैट्रिक्स की एरिया के अंदर आ सकते हैं। तो इस जगह से जैसे ये हाई हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सॉरी प्रोटॉन्स जो हैं इस जगह से इंटर होंगे, और ये इंटर होके इस तरफ आना शुरू करेंगे। तो इनके फ्लो से, जो इनके ग्रेडियंट के फ्लो से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे ADP का मॉलिक्यूल जो है ये रिड्यूस होता है ATP के फॉर्म में। यानी ADP जब ATP जो है वो बनाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो वो इस कॉम्प्लेक्स से बनेंगे, इसीलिए इसको एटीपेस कॉम्प्लेक्स या एटीपेस सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन्स इंटर होते हैं और वो मैट्रिक्स में आते हैं। तो उनका जो फ्लो है उस फ्लो से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्मेशन के लिए यूज़ होती है। ये एटीपी का जो बनना है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रही है और ये जैसे ये ऑक्सीडाइजेशन हुई तो उससे फास्फोरिलेशन भी हो रही है, तो एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन।
इसका जो सेकंड नेम है कीमियोस्मोसिस, वो इसीलिए कहते हैं कि ये ऑस्मोसिस से निकला हुआ है, और ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक मॉडल है, एक शेप है। इससे ये जो केमिकल्स हैं यानी मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ मूव हो रहे हैं, तो इसीलिए इस प्रोसेस को कीमियोस्मोसिस यानी ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है इसको कीमियोस्मोसिस भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है सरंजाम होती है, और ये जो सारे एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल हैं ये एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस जगह पे एक और जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आपने याद रखनी है, वो ये है कि एक NADH2 जो है वो हम कहते हैं कि 3 ATP के इक्वल होता है, और ये जो FADH2 है उसके लिए हम कहते हैं कि ये 2 ATP के लिए होता है। ये जो क्वांटिटी है ये फिक्स नहीं है, इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन जब परफॉर्म होती है तो एटीपी के अंदर से जो एनर्जी हासिल होती है सारी NADH2 से, तो NADH2 जो है वो इक्वल टू 2.5 ATPs भी कहते हैं कुछ लोग। तो यानी ये ज़रूरी नहीं है कि इसे फिक्स 3 ATP बने। जनरल कंसिडरेशन ये है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब जो है ऑक्सीडाइज होकर इस एरिया पे पहुंचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इस जगह पे आएगा तो उससे एक ATP बनेगा। कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन कभी बनता है कभी नहीं भी बनता, यानी मुकम्मल नहीं बन सकता। तो ये 2.5 या 3 के बराबर है, ज़रूरी नहीं कि ये 3 के बराबर हो। इस तरह से जो FADH2 का मॉलिक्यूल होता है ये ज़रूरी नहीं 2 के बराबर हो, ये 1.5 या 2 के बराबर होता है। तो ये जो क्वांटिटी है एटीपी के फॉर्मेशन की, मोस्ट ऑफ द बुक्स लिखते हैं ये 36 होती है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद। कुछ बुक लिखते हैं ये ज़्यादा हो सकती है, और कुछ जो हैं टेक्स्ट बुक ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये इससे भी कम हो सकती है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, लेकिन एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो हीट के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाती है, वो इन्वायरमेंट में वापस बैक चली जाती है। इन इलेक्ट्रॉन को यूज़ कराने में वो यूज़ नहीं होती, जितनी यूज़ होगी उतने एटीपीज बनेंगे, जो ऑक्सीडाइज हो गई उससे नहीं बनेंगे। तो मोस्टली 36 और 38 के रेंज में बनते हैं एटीपीज। थैंक यू वेरी मच।